हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रेडियो एम्बुलेशन के बाद एवी मालफॉर्मेशन के केस में प्रॉब्लम हुई जिसके कारण पेशेंट की बाद में एम्पुटेशन हुई। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट 28 फरवरी को दिया है। ये केस के कुछ इनिशियल्स हैं। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा, मेरा बच्चा जब 2 साल का था तो उसके ग्लूटेल रीजन में एक स्वेलिंग हुई। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने डायग्नोज किया न्यूरोफाइब्रोमा। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, हम वेट करते रहे। लेकिन 2011 आते-आते बच्चा हमारा 13 साल का हो गया और जो वो गांठ थी वो बढ़ने लगी। तो हमने फिर कई डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने एफएनएसी कराई। एफएनएसी पे एंजियोलाइपोमा बताया गया। हमने सर्जन को कंसल्ट किया और उसके बाद उन्होंने एमआरआई कराई और हमें रीश्योर कर दिया। लेकिन 2015 तक ये और ज़्यादा बढ़ गया तो हमने इस बार ओपोनेंट को दिखाया जो एक वस्कुलर सर्जन है। उन्होंने पुरानी रिपोर्टें हमने दिखाई, उन्होंने सीटी एंजियो कराई जिसने एवी मालफॉर्मेशन डायग्नोज किया। उसके बाद इन्होंने एम्पुलाइजेशन प्लान किया अपोनेंट 2 के हॉस्पिटल में। जब इन्होंने प्रोसीजर कर दिया, प्रोसीजर के जस्ट बाद इन्होंने बताया कि थोड़ी सी जो ग्लू थी वो एक्सीडेंटली स्पिल हो गई है मेन आर्टरी में, तो हम माइनर सा एक चेकअप करेंगे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे इन्होंने वो चेकअप किया। जब चेकअप किया इन्होंने कहा कि 95% ऑलमोस्ट ब्लड रिस्टोर्ड है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे गैंग्रीन वाले चेंजेस आने लग गए तो इन्होंने तुरंत हमें हायर सेंटर जैसे गंगाराम का बोल दिया और ज़्यादा वहाँ पे एडमिट होने के बाद कंडीशन बिगड़ती गई। अल्टीमेटली पेशेंट को बचाने के लिए इन्होंने एम्पुटेशन कर दी। बाद में बच्ची की जो है 90% डिसेबिलिटी आई है और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की 20.5 करोड़। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि एक तो हमें पुरानी जितनी भी पर्चियां थी, कंसल्टेशन थी, नहीं दिखाई। हमने इस प्रोसीजर का ऑलरेडी हाई रिस्क कंसेंट लिया है जिसमें सारे रिस्क एक्सप्लेन किए हुए थे। हालांकि ये इंटरवेंशन जरूरी नहीं थी क्योंकि इसकी इंडिकेशन रिलेटिव ही थी। हमने सीटीवीएस सर्जन से भी ओपिनियन ली और उन्होंने कहा बाईपास यहाँ पे एक वायबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट इस चीज पे अड़े रहे कि हमने प्रोसीजर कराना है और एवी मालफॉर्मेशन में ऐसे रिस्क होते हैं। ये एक नॉन मेडिकल फैक्ट्स हैं जो इसके साथ हुए हैं। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि ग्लू स्पिलेज हुई है, वैसा नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें होती है। जैसे ही हमें गैंग्रीन दिखने लगी हमने तुरंत हायर सेंटर भेज दिया और हमने हर अरेंजमेंट ऐसी की ताकि पेशेंट का टाइम बच सके। जो कुछ भी हुआ है एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, तो हम कहीं पे भी नेग्लिजेंट नहीं है, हमने कहीं पे भी गलती नहीं की। और इन्होंने लिटरेचर भी साइट किया जो दिखा रहा था कि स्पिलेज या रिफ्लक्स हो सकता है। कुछ पब्लिकेशंस इन्होंने दी जिसमें यह था कि फिजिकली डिसेबिलिटी जो है वो कैंडिडेट को डॉक्टर भी बन सकता है। तो हमने कहीं भी गलत नहीं किया। नेशनल कमीशन के आगे जो इशू था कि क्या डॉक्टर और हॉस्पिटल नेग्लिजेंट है ड्यूरिंग प्रोसीजर, क्या वो गलत है, या अल्टरनेट प्रोसीजर देखने के टाइम क्या वो गलत थे, या कॉम्प्लिकेशन हुई इसके बाद डॉक्टर्स गलत थे। और इन्होंने केस को एम्स में भी रेफर किया मेडिकल बोर्ड के लिए। इस पे क्या क्या हुआ, मेनली तो ये था कि अल्टरनेट प्रोसीजर में इन्होंने देखा कि हाँ आपने सीटीवीएस सर्जन की ओपिनियन ली है, बाईपास जो प्रोसीजर था उन्होंने मना कर दिया। आफ्टर कॉम्प्लिकेशन भी आपने एक प्रोसीजर दोबारा नेक्स्ट डे किया है और पेशेंट को टाइमली भेज दिया है। जो मेडिको लीगल डिस्कशन हुआ नेशनल कमीशन में, वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ एक तो कंसेंट पे हुआ। इन्होंने डिस्कस किया और देखा कि हाई रिस्क कंसेंट लिया हुआ है, उसमें रिस्क एक्सप्लेन्ड है। लेकिन ये रिस्क एक्सप्लेन नहीं है जहाँ पे आप बता रहे हो कि लीकेज हुई उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, या रिफ्लक्स हुआ उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। और यदि रिफ्लक्स होता है तो क्या इम्प्लीकेशन उसमें होती है, जैसे इस केस में एम्पुटेशन हुई, ये इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं था। एम्स की रिपोर्ट जो इन्होंने देखी उन्होंने लगभग ये लिखा हुआ था कि कंसंट्रेशन जो यूज हुई है वो एक्सपेक्टेड रेंज में है और ये कॉम्प्लिकेशन लिटरेचर में मेंशन्ड है। इस ऐसे केसेस में हेमेटोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं होती, तो डॉक्टर ने कहीं भी एज सच गलती नहीं की है। तो जो आप एक ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे ओपीडी नहीं दिखाई, आपने रिपोर्ट्स रिव्यू की इसलिए सीधा आपने सीटी एंजियो कराया। कभी भी जो पेशेंट होता है वो रिपोर्ट क्यों हाइड करेगा या वो कंसल्टेशन क्यों हाइड करेगा?
ये हमारे अंदर, डॉक्टर्स के अंदर स्किल होता है कि हम हिस्ट्री प्रॉपरली तरीके से निकलवा पाएँ। पेशेंट विलिंगली कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करेगा। अब जो आपने रिस्क एक्सप्लेन किया या नहीं किया कंसेंट पे कि इसमें एम्पुटेशन भी हो सकती है, तो वहाँ थोड़ी-सी डिस्कशन हुआ और प्रॉब्लम थी कि अगर आपने रिस्क बताया होता तो हो सकता है पेशेंट शायद ये सर्जरी चूज़ ही ना करते। तो नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि कंसेंट जो है वो प्रिंटेड वन था, हाई रिस्क लिखा हुआ है, लेकिन अब आपने उसको इन्फॉर्म कंसेंट के तौर पे लिया नहीं लिया, आपने एक-एक चीज़ समझाई नहीं समझाई, वो कन्वे नहीं हो रही है। तो वो जो आपने डिटेल नहीं लिखी, वो तो है ही है, साथ में इन्फॉर्म कंसेंट है, लग नहीं रहा, तो इसलिए इन्होंने कंसेंट को नॉन वैलिड माना। दूसरा जो आपने एक इंटेंशन दी कि भाई मैंने फीस ही मेरे को नहीं मिली इसलिए कंज्यूमर नहीं, और ये कंज्यूमर कोर्ट में दलील ही नहीं बनती, तो दिस इज नॉट टेनेबल। तो ये सब फैक्ट देखते हुए नेशनल कमीशन ने ओपोनेंट्स को नेग्लिजेंट माना और इन्होंने 75 लाख रुपीस कंपनसेशन के तौर पे अवार्ड कर दी और 50,000 लिटिगेशन कॉस्ट। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है कंसेंट, वो पूरा डिटेल में होना चाहिए। दूसरा कंसेंट, जो प्रिंटेड के बारे में हम बात करें तो प्रिंटेड कंसेंट या प्री प्रिंटेड कंसेंट ये कोर्ट में कई वैलिड नहीं रहते। इसमें जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिटेल लिखें, सारी डिटेल आपको याद नहीं रहेगी और बहुत सी डिटेल बहुत बार मिस हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड कंसेंट जो है उसके पीछे आप पेशेंट को लगभग सारी कॉम्प्लिकेशन ड्राइंग से या किसी तरीके से समझाएं और वहाँ पे आप पेशेंट के साथ में साइन ले लें और एक ये रिटर्न हम लाइन ले सकते हैं कि मुझे पीछे बताए गए सारी समस्याएं अच्छी तरह डिटेल में समझा दी गई है, और जब उसका साइन होगा उसी की राइटिंग में, तो वो एक तरीके का आप दिखा सकते हो कि मैंने कंसेंट को इन्फॉर्म कंसेंट लिया है। अदरवाइज प्रिंटेड कंसेंट कई बार कोर्ट इस तरीके से नहीं मानता कि प्रिंटेड कंसेंट था, आपने इसको प्रॉपरली समझाया या नहीं समझाया, ये इन्फॉर्म्ड है या नहीं है, दिस इज डाउटफुल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत बार डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर हम ये बोलते हैं कि पेशेंट ने इंफॉर्मेशन को हाइड किया है। ये कोर्ट में जल्दी से स्टैंड नहीं करता। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पेशेंट ने डिटेल क्यों हाइड की, जो हर पेशेंट की डिटेल आपको नहीं पता होती। तो उसने कब कब दिखाई है, क्या क्या दिखाई है, वो हमारी केस शीट में अगर हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये चीज़ प्रूव करना थोड़ा सा ईजी है। लेकिन अगर पेशेंट जानबूझ के नहीं बता रहा तो वो भी तभी पॉसिबल है जब आप उसमें नेगेटिव हिस्ट्री लिखेंगे। जैसे बहुत बार पेशेंट होते हैं स्मोकर की हिस्ट्री नहीं बता रहे, तो आप उसमें लिखो कि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि भाई इन्होंने मेरे को झूठ बोला और बाद में ये स्मोकर निकला। इसी तरीके से और भी कोई कंसल्टेशन है मैंने डिटेल में पूछी है, इन्होंने कोई बताई नहीं, या इस स्वेलिंग की क्या हिस्ट्री है, शॉर्ट हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री है, प्रॉपरली डिटेल्स हम लिखें। कोर्ट यही मानता है कि पेशेंट कभी भी प्रॉब्लम्स को छुपाएगा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स दे सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी आराम से प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।